Good evening, sir. गुड इवनिंग। सो चलो जे लेवल एक्सरसाइज के डाउट्स करने अपने को, जैसा हम लोग ने कल डिस्कस किया था। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कौन कौन से हैं चैट बॉक्स में डालते जाओ। हाँ, जील की बुकलेट में जे लेवल एक्सरसाइज। जील की बुकलेट, जो जील की बुकलेट है ब्लू कलर वाली, 5, 7, 9 और बताओ 8, 3, 11 से लेके 20 तक में 14, सर 12। हाँ, सर एक्चुअली मेरे स्कूल में एग्जाम चल रहे थे तो मैं ये पढ़ नहीं पाया, तो फिर मैं अभी क्या करूं? कुछ नहीं, डाउट सुनते रहना और क्या। ठीक है सर। सर मैं भी नहीं कर पाया एग्जाम। तो कोई बात नहीं, डाउट सेशन अटेंड कर लेना, कुछ सीखने को भी मिलेगा। ओके। चलो 11 से 20 में 19, और कोई क्वेश्चन? तो 14th भी एक बार लिख लिया है ना 14, देखो ना स्क्रीन पे। 21 से 30, 22 और 24, 21, 23, 29, ठीक है। उसके बाद चलो पहले इतना कर लेते हैं। सर इसमें 25th वाला चलो ठीक है, 28। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग जे लेवल एक्सरसाइज का कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी वैनिशेस, मतलब जैसे मान लो एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो नाइन्थ टर्म वैनिश हो जा रहा है, मतलब T9 क्या है, 0 है। इसका मतलब a प्लस 8d क्या है, 0 है। इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, -8d, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ 29th टर्म टू द 19th टर्म। तो T29 अपॉन T19 फाइंड करना है। तो a प्लस 28d
whole upon a plus 18d. Now since a was minus 8d, so minus 8d plus 28d minus 8d plus 18d, so 20d अपॉन 10d, तो क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। जिसका भी जो भी डाउट था वो एक बार बोलते जाना कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताते जाना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज if the sides ABC of a triangle are in AP, ABC AP में भी है और ABC sides of triangle भी है। ठीक है, अगर ABC AP में है तो उससे हम लोग क्या इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं कि 2B is equal to A plus C। अच्छा, हम लोग से जो चीज पूछा गया है वो B/C वाला रेशियो पूछा गया, मतलब A का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो मतलब एक जहां जहां आएगा वहां वहां मैं उसको 2B माइनस C से रिप्लेस कर सकूंगा। ठीक है, ओके। अब देखो कोई ट्राइंगल का साइड है तो उसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी लगती है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है? a plus b is greater than c, a plus c is greater than b, and b plus c is greater than a। अच्छा, अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे a को मैं 2b माइनस सी पुट कर सकता हूँ, तो 2b माइनस सी plus b is greater than c, which implies 3b is greater than 2c, which implies b by c is greater than 2/3। ठीक है, अच्छा a प्लस सी तो 2b के ही बराबर था, तो यहाँ पे a प्लस सी को 2b अगर लिख दूं तो 2b इज ग्रेटर देन b, b को इधर लेके आ गए, मतलब b इज ग्रेटर देन 0। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि ट्राइंगल की साइड है तो वो तो पॉजिटिव होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो b प्लस सी इज ग्रेटर देन a को अगेन 2b माइनस सी लिख लिया, इस c को इधर लेके चले गए, इस b को इधर लेके चले गए, तो 2c इज ग्रेटर देन b, मतलब b बाय c इज लेस देन 2। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास दो रिजल्ट आए, b बाय c इज ग्रेटर देन 2/3 एंड लेस देन 2, so which implies b by c belongs to 2/3 से 2 तक। ये हमारा आंसर है। ठीक है सर। हाँ सर, तो ऐसे क्वेश्चन में तीनों इनइक्वालिटी चेक करनी पड़ती है। हाँ, तीनों इनइक्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। फिर 3 हो गया, 5 हो गया, अब बारी है 7। 7th है कि 28 और 10 के बीच में हम लोग ने 11 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए, तो इनमें से कौन कौन से अरिथमेटिक मीन्स
इंटीजर होंगे, इंटीग्रल वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर तुमने 11 नंबर इंसर्ट किए, इसका मतलब तुम्हारे 12 गैप्स क्रिएट हो रहे होंगे। याद है एक ज्यादा गैप क्रिएट होता है। अब एक तो तरीका था कि मैं सारे अरिथमेटिक मीन की वैल्यू निकाल लूं, लेकिन वो तो बहुत लंबा हो जाता कि हर एक A1 A2 A3 ये सब की वैल्यू निकाल लेता, उसमें देखता कौन इंटीजर है कौन नहीं है। दैट वुड बी क्वाइट टीडियस। तो हम लोग ने कोई जनरल आरएथ अरिथमेटिक मीन लिया। तो यहाँ से यहाँ तक कितने गैप्स होंगे? आर गैप्स होंगे। और क्योंकि टोटल 12 गैप्स थे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए? 12 माइनस आर होने चाहिए। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। सेक्शन फॉर्मूले में ए आर इज इक्वल टू 10 इंटू आर प्लस 28 इंटू 12 माइनस आर होल अपॉन दिस प्लस दिस 12. So 10 into r plus 28 into 12 minus 28r whole upon 12. So 28 into 12 minus 18r whole upon 12. अब इंडिविजुअली डिवाइड कर दो। ठीक है, इंडिविजुअली डिवाइड करने पे 12 और 12 तो कैंसिल हो जाता, फिर 28, फिर दिस अपॉन दिस करते तो 3/2 आर आता। तो अब हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि ये एक इंटीजर आ जाए। अब 28 तो इंटीजर है ही, मतलब मैं क्या चाहूंगा कि ये 3/2 आर भी एक इंटीजर आ जाए। ठीक है, तो उसको इंटीजर आने के लिए, अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, तो आर को एक इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कौन कौन से अरिथमेटिक मीन्स है हमारे पास। कैसे तो A1 A2 से लेके A11 तक। तो आर इवन मतलब आर की वैल्यू 2 4 6 8 10, 5 आर की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ए आर इंटीजर आता है। देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीग्रल arithmetic mean will be what? 5. Number of integral arithmetic mean will be 5. क्या आप ये एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? मतलब आपने जो 28 माइनस 3/2 आर निकालना है, कहाँ से एक्सप्लेन करूँगा? मुझे 28 माइनस 3/2 आर निकाला ना सर, उसके बाद मैंने इवन कैसे फाइंड आउट किया वो समझ में नहीं आया। देखो मेरे को ये ओवरऑल क्वांटिटी एक इंटीजर चाहिए। अब 28 तो खुद इंटीजर है, मतलब 3/2 आर को भी इंटीजर होना चाहिए। अब ये इंटीजर कब होता है? जब 2 इसको कैंसिल कर रहा होता कुछ। मतलब अगर ये इवन होता, ये आर जो है एक इवन नंबर होता, तो कैंसिल हो उसके जाता बाद 2। अच्छा सर, उसके बाद आपने जब A1 A2 और टिल A11 के बाद R इज इक्वल टू 2 4 6, अच्छा आपने फिर 11 तक किया। ठीक है सर। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो भाई, जिसका 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 जो डाउट था। 6 and 8 ऑल्सो। 6 क्या है भाई? ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। If the arithmetic mean of pth and qth term of an AP, देखो pth और qth टर्म का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? TP plus TQ by 2. This is equal to arithmetic mean of RF plus SH टर्म। तो 2 और 2 तो चले गए। अब pth टर्म को तुम कैसे लिखोगे?
a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। यूएट टर्म को कैसे लिखोगे? a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। आर टर्म को और एस टर्म को ऐसे लिखेंगे। तो देखो हर जगह से ए कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा डी भी कैंसिल हो जाता, होता कि नहीं? तो कुछ ऐसा बन जाता p प्लस क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू आर प्लस एस माइनस 2। तो -2 और -2 भी कैंसिल हो जाता है। तो इससे p प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ गई? r प्लस एस। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि p प्लस क्यू क्या है, वो क्या हो जाएगा? r प्लस एस के बराबर। समझ में आई बात? बोलो भाई। यस सर। फिर 6 के बाद 8 बोला था। अच्छा 8 वाला जो है वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। 8 में मतलब जो समेशन एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे, उसका यूज आएगा। सर अगर इसमें A1 और AN निकल गया तो उसका क्या मतलब, कोई फॉर्मूला अभी मतलब बस याद कर सकते हैं? देखो मतलब क्या होगा कि मैं इंडिविजुअल जो अरिथमेटिक मीन्स है वो तो मैं निकाल सकता हूँ। देखो हम लोग कहाँ पे जाके स्टक हो जाएंगे वो मैं बताता हूँ। मतलब अपने अभी तक जो पढ़े हैं उसकी नॉलेज से कहाँ तक मैं पहुँच पाऊंगा वो बताता हूँ। जैसे 7 से 49 के बीच में हम लोग ने n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए, ठीक है। तो मतलब तुम इस बात से अग्री करोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे? n प्लस 2 टर्म्स हो जाएंगे जो कि AP में होंगे। पहले बताओ इतना बात क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक का सम इन्होंने क्या दिया है? तो 364। 364। तो 7 से लेके 49 तक का सम क्या होता? 364 प्लस 7 प्लस 49, मतलब ये 420 आ जाता। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 420 will be sum of n plus 2 terms of this AP। इसका फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है। तो n plus 2 by 2 a plus l is equal to 420। ये कैंसिल होकर 28 हो जाएगा। n plus 2 is equal to 15, तो n की वैल्यू 13 आ जाएगी। सबसे पहले ये बात तो हमको पता चल गया कि n की वैल्यू क्या जाएगी हमारी? 13 आ जाएगी। अच्छा n की वैल्यू 13 आ जाएगी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इस सीरीज में 15 टर्म्स हैं, मतलब 7 से लेके 49 तक 15 टर्म्स हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 15th टर्म ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू 49? तो 7 प्लस 14d इज इक्वल टू 49। तो फ्रॉम हियर d विल बी 3। तो d अगर 3 है, इसका मतलब a1 की वैल्यू क्या हो जाती? 7 प्लस 3 10। a2 की वैल्यू 30, a3 की वैल्यू 16, a4 की वैल्यू 19 एंड सो ऑन। अब हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग को इनके स्क्वायर्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर टिल कितने हैं? 13 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट हुए हैं, तो a13 स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? 10 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर
प्लस 16 स्क्वायर, ऐसे ही 11 टर्म्स तक। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हम लोग स्टक हो जाते हैं। ठीक है, इसके आगे जो है अपने को नहीं सिखाया अभी फिलहाल। अब यहाँ से जो है वो जो समेशन वाला कंसेप्ट है ना, मतलब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे समेशन वाला कंसेप्ट, वो यूज होगा। ठीक है, ओके यस सर फोर्थ वाला भी बता दीजिए ना। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या है, 8a प्लस 2b, 6a प्लस b, 4a, 2a माइनस b, ऐसे ये सीरीज है। तो अगर तुम a के कोफिशिएंट को ऑब्जर्व करो, then it will सर be वो 2 8, से रिड्यूस हो रहा है और b जो है वो 1 से रिड्यूस हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस -2 है -b है। हाँ 2 1 0 -1। तो पूछा गया कि ऐसा कौन सा टर्म होगा, कौन से पोजीशन का टर्म होगा जिसमें कोफिशिएंट ऑफ a will be twice the coefficient of b। ठीक है, तो मतलब जैसे tn ऑफ a और ये tn ऑफ b, तो tn ऑफ a that should be equal to 2 times tn ऑफ b। अब tn ऑफ a जो है वो -2n + 10 हो जाता है nth टर्म वाले कंसेप्ट से, और tn ऑफ b जो है वो -n + 3 हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा होता कि -2n और -2n कैंसिल हो जाते हैं, तो 10 = 6 आता, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं है सर। जो कि नहीं पॉसिबल है। तो सिंस इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब एक इम्पॉसिबल चीज आ गई, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, दिस मीन्स सर पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे में हाँ, तो कभी वो इक्वल होएगा ही नहीं। हाँ, सर मैंने देयर, एक्चुअली जब देखा क्वेश्चन में, तो मतलब जो बी जो है वो ऐसे मतलब देखकर ही ऐसे समझ में आ रहा है कि मतलब नहीं होगा कभी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रूव कैसे करना है। तो मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोफिशिएंट ऑफ ए जो है ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ बी हो जाए, कोई भी टर्म में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए नन ऑफ द आंसर हो जाएगा इसका। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था, और बताओ भाई। 8th के बाद कौन सा क्वेश्चन, 9th है किसी का, 9th है, लेट्स सर क्वेश्चन। हाँ, पिछले क्वेश्चन में मेरे को समझ नहीं, आपने -2n + 10 और 8। अरे वो शॉर्टकट टेक्निक से tn निकालना सिखाया था ना, अच्छा हाँ ओके। वो, या फिर तुम चाहो तो a + n - 1 × d से भी tn निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 था इन एन AP of which a is the first term, if the sum of first p terms is 0। ओके, देखो एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म a है, और यहाँ से यहाँ तक p टर्म्स हैं, और सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज 0 बोला गया। तो फिर पूछा गया है कि यहाँ से जो नेक्स्ट q टर्म्स होंगे उसका सम क्या होगा, सम ऑफ नेक्स्ट q टर्म्स। ठीक है, तो अब जैसे मान लो तुम, अगर सबसे पहले तो सम ऑफ p टर्म 0 है, तो उससे कुछ a और d के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा होगा। देखते हैं वो क्या रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा होगा।
सम ऑफ p टर्म्स मतलब p/2 into 2a प्लस p minus 1 into d is equal to 0। इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट 0, तो इससे d की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, -2a होल अपॉन p minus 1। ठीक है, तो a और d में ये एक रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। अच्छा, अब देखो सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स। अच्छा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ p plus q terms from starting? क्या इसका सम और क्या यहां से लेके यहां तक का सम इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes. पूछ के बताओ, होना चाहिए, क्योंकि सर, ये वाले सम की जीरो वैल्यू से तो क्या है, आगे होते हैं। यहाँ वाले के सम की वैल्यू तो क्या है तुम्हारी, 0 है, होगा। तो इसका मतलब हम लोग को एक तरीके से सम ऑफ p plus q टर्म्स फ्रॉम द स्टार्टिंग निकालना है। तो sum of p plus q terms from the starting we will write as p plus q by 2। हाँ, बता रहा हूँ। देखो हम लोग को क्या क्वेश्चन में बोला गया है, सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स पूछा गया है। तो जो ग्रीन कलर है ना, वो पूछा गया हम लोग से। तो हम लोग ने ऐसे सोचा कि क्योंकि जो इतना सम है, यहां से लेके यहां तक का सम है, वो तो 0 है, और ग्रीन वाला सम पूछा गया है। येलो वाले सम 0 है और ग्रीन वाला सम पूछा गया है। तो मैं ग्रीन वाले सम को येलो प्लस ग्रीन वाला सम भी लिख सकता हूँ, क्योंकि येलो वाला तो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला। उससे फायदा क्या होता, उससे फायदा हमको ये होता कि उस सीरीज का जो, जब मैं सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स फ्रॉम द स्टार्टिंग लिखता, तो उस सीरीज का फर्स्ट टर्म a ही रहता। जबकि तुम सम ऑफ क्यू टर्म्स यहां से जब लिखते, तो यहां से तुम जब सीरीज स्टार्ट कर रहे होते, तब उस सीरीज का फर्स्ट टर्म और कुछ रहता, ए नहीं रहता तब। ठीक है, ओके। अब देखो, अब ये जो डी की वैल्यू आई तुम्हारी, मतलब ये जो सम की वैल्यू आई, उसमें डी की जगह ये पुट कर देना। ठीक है, डी की जगह ये पुट कर देना, मतलब p प्लस क्यू बाय 2 इंटू 2a, फिर माइनस ऑफ p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू 2a whole upon p minus 1. Now once you rearrange the terms, you will get one of the option. ठीक है, सबको क्लियर है ये? यस। चलो, 10th के बाद कौन सा है, सॉरी 9th या 10th तो है नहीं, 11 से लेकर 20 तक में 12, 14, 19 और कोई है इसमें, बता दो, इंक्लूड कर दूं। 11 से लेकर 20 तक में इन 3 के अलावा और कोई है? 13th वाला है। 13th वाला है। एनीथिंग एल्स? सर एक बार 11th 7? 11th समझा नहीं, मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा। 11, ओके, चलो ठीक है, यही दो है ना। तो अभी ये फोकस है 15th भी। चलो, अब देखो 11th 12th
पहले 11 देखेंगे। अच्छा वैसे देखने को तो 10th वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन 10th वाला शायद मैंने क्लास में कराया है। हाँ सर हमने क्लास में किया है। सर आप 11 ऊपर कर सकते हैं कौन सा सर, 1 सेकंड के लिए थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। ऊपर और ऊपर? नहीं सर बस हो गया सर, थैंक यू। चलो 11 देखो जरा भाई। 11 देखो, अभी तक जितने क्वेश्चंस किए उसमें सबसे इजी मेरे को 11 लगता है। 3 नंबर्स आर एन जी पी, वो 11th में आंसर मैच नहीं कर रहा, आंसर जो है वो 8000 आ रहा है। फिर हो जाएगा, मेरे को भी वही डाउट था। हाँ आंसर 8000 आ रहा है, वो भी मैं पनवेल वाले बैच में सॉल्व किया था, तो आंसर 8000 आ रहा है। उसके अलावा और किसी को कोई डाउट है 11th में, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज डाउट है? जल्दी जल्दी बोलो। सर आप सॉल्व कर दीजिए। देखो 3 नंबर्स आर इन जीपी, देखो 3 नंबर्स को अगर तुमको जीपी में लेना है तो तुम कैसे लोगे? ऐसे लोगे। इन सबका सम 70 है, इन सबका सम क्या है? 70 है। ठीक है भाई, एक इक्वेशन ये हो गया। सर मेरा एक डाउट है सर, अगर एग्जाम में अगर पूछते लाइक 3 जीपीस, सो इससे 3 टर्म्स आर इन जीपीस, तो इससे कंडीशन में हमें ए आर लेना है या हमें ए आर देखो और ए आर स्क्वायर? बता रहा हूँ। देखो ए बाय आर, ए एंड ए आर तब लोगे जब क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स नोन हो। ठीक है, अगर प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स नोन हो देन यू शुड टेक दीज 3 टर्म्स, अदरवाइज you can take AR and AR square. Fine. तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं, यहाँ पे तो सम के बारे में इंफॉर्मेशन है। चलो अब दूसरी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि इफ द एक्सट्रीम टर्म्स आर मल्टीप्लाइड बाय 4, एक्सट्रीम टर्म्स ये हैं, तो 4 AR स्क्वायर, एंड मीन टर्म मतलब बीच वाला टर्म is multiplied by 5, then these 3 terms are in AP. अच्छा AP के लिए कंडीशन क्या होती है? 2 times the middle term is equal to आजू बाजू वाले, तो 10AR is equal to 4A plus 4AR square, तो A कैंसल हो गया, तो 2R square minus 5R plus 2 is equal to 0। तो इससे R की 2 वैल्यू आ गई, 2 and 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? You will be getting the 2 values of R which is 2 and 1/2, है ना। अब R की वैल्यू जैसे मान लो 2 ले ली मैंने, और उसको यहाँ पे तुम पुट करना, सो A plus 2A plus 4A is equal to 70। इसका मतलब A की वैल्यू you will get 10। ठीक है, तो वो जो 3 टर्म्स जो हम लोग ने अज्यूम किए थे वो क्या होंगे? A10, AR20, AR स्क्वायर 40। अब इन तीनों का क्या पूछा इन्होंने? प्रोडक्ट पूछा है, तो बस प्रोडक्ट निकालो, 10 into 20 into 40, that will become 8000। तो क्या हो जाएगा? 8000। अच्छा किसी को लग रहा होगा कि सर आपने R की वैल्यू 1/2 क्यों नहीं ली? तो R की वैल्यू 1/2 लेते ना, सर तो सेम ही आंसर आएगा। हाँ आंसर सेम आता, बस उसमें A की वैल्यू 40 हो जाती। ठीक है, तो उसको तुम फाइंड करके देख लेना, उसमें यू विल गेट A की वैल्यू 40, तो 3 टर्म्स जो जाते 40, 20 एंड 10 हो जाते हैं। क्योंकि कॉमन रेशियो हाफ है ना, तो वो हाफ ऑफ टाइम्स होता जाएगा। तो इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो अगेन
8000 इवन। ठीक है सर 12th वाला बताइए ना। 12th वाला बताऊं? 11th वाला आ गया समझ में? यस सर। यस सर। 12th वाला देखो, ABCD आर इन जीपी। देखो ABCD जीपी में एक को A ले लिया, दूसरे को AR ले लिया, AR स्क्वायर एंड AR क्यूब। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो हम लोग से पूछा गया कि 1/A क्यूब प्लस B क्यूब कॉमा 1/B क्यूब प्लस C क्यूब कॉमा 1/C क्यूब प्लस D क्यूब किसमें होगा? अब देखो इसको क्या करेंगे, इसे ऐसे लिखिए 1/A क्यूब और B क्यूब को A क्यूब R क्यूब, फिर 1/B क्यूब A क्यूब R क्यूब, C क्यूब को A क्यूब R रेज़ टू 6, फिर 1/C क्यूब A क्यूब R रेज़ टू 6 प्लस A क्यूब R रेज़ टू 9। This is T1, this is T2 and this is T3। अब तुम T2 माइनस T1 निकालना, ठीक है, और तुम T3 माइनस T3 बाई T2 निकालना, T2 बाई T1 निकालना और T3 बाई T2 निकालना। तो तुम्हारा जो है सर आर क्यूब आएगा ना? 1 बाय आर क्यूब, दोनों जगह 1 बाय आर क्यूब 1 बाय आर क्यूब आ जाएगा। मतलब इसका मतलब कि ये दोनों इक्वल है। तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2। तो ये किसकी कंडीशन होती है भाई? सर जीपी हो गया सर। सर हम लोग मतलब एपी भी हो सकता है, तो उसका भी कंडीशन लगा के देखना पड़ेगा ना। क्या कह रहे हो? मतलब T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 भी करके देखना पड़ेगा ना सर, अगर एपी हो। नहीं, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सीरीज एपी जीपी एचपी तीनों में हो जाए। नहीं सर वैसे नहीं, अभी ये जीपी में इसलिए ठीक है, मतलब अगर एपी के लिए भी होगा तो वो कंडीशन लगा के देखना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो थोड़ा मतलब टर्म्स को देख के पहचान में आ जाता है कि जिसमें अगर तुमको लग रहा है कि टर्म्स कैंसल हो रहा है डिवीजन वाले पे, मतलब वहां पे जीपी के चांसेस हो रहे होंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करने पे टर्म्स कैंसल हो रहा है आपस में सब्ट्रैक्ट करने पे, तो वहां पे तुम्हारे एपी के चांसेस हो जा रहे होंगे। ठीक है? यस सर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपने लास्ट एग्जाम में, मतलब लास्ट टू लास्ट एग्जाम में दिया था ना, मतलब जीपी है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? हो सकता है, उसमें ध्यान नहीं मेरे। तो मैंने सर ऐसे याद किया है कि उसका जीपी का मतलब रेसिप्रोकल जीपी होगा। हाँ, जीपी का तो रेसिप्रोकल जीपी होता है वैसे। यस ओके, आगे बढ़ा जाए। तो अपने आते हैं कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 भी किसी का डाउट है शायद। देखो एक्स वाई जेड आर इन जीपी, ठीक है। एक्स वाई जेड आर इन जीपी एंड a raised to x is equal to b raised to y is equal to c raised to z। ठीक है। अच्छा, एक्स वाई जेड जीपी में अगर है, मतलब मेरे को एक्स वाई जेड को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। मेरे को क्या करना है? एक्स वाई जेड को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। तो अब एक्स वाई और जेड तो किसमें पावर में है, तो इसका मतलब इसको इक्वल टू लैम्डा लिख लिया। ठीक है, क्या लिख लिया? लैम्डा। तो a रेस टू x इज इक्वल टू लैम्डा हो गया। मेरा एम क्या है? मेरा एम है इस x को नीचे लेके आना। तो कभी भी पावर में से किसी टर्म को तुमको नीचे लेके आना होता है ना, तो तुमको किसकी हेल्प लेनी चाहिए? लॉग की हेल्प।
और लॉग किस बेस का लेना चाहिए? इस बेस का। ठीक है, अब x इधर आ गया, तो x इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस a, तो वो तो 1 ही हो गया, इज इक्वल टू लॉग ऑफ लैम्डा टू द बेस a। तो ऐसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, x जो है लॉग ऑफ लैम्डा टू द बेस a है, y जो है लॉग ऑफ लैम्डा टू द बेस b है, और z जो है लॉग ऑफ लैम्डा टू द बेस c है। ठीक है, अच्छा एक्स वाई जेड किसमें है? एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड दे आर इन व्हाट? जीपी। अच्छा जीपी बोले तो y बाय एक्स इज इक्वल टू z बाय वाई, तो y बाय एक्स मतलब log ऑफ लैम्डा टू द बेस p होल अपॉन log ऑफ लैम्डा टू द बेस c, सॉरी बेस a, log of lambda to the base c whole upon log of lambda to the base b। ठीक है, अब देखो लैम्डा तो इन्वॉल्व है ही नहीं हमारे कहीं भी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जैसे इसको और इसको इंटरचेंज कर दूं तो ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा, मतलब log ऑफ a टू द बेस लैम्डा होल अपॉन log ऑफ b टू द बेस लैम्डा, ऐसे ही इधर log ऑफ b टू द बेस लैम्डा होल अपॉन log ऑफ c टू द बेस लैम्डा। लॉग की प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अच्छा अब इसको चेंज ऑफ बेस वाले फॉर्मूले से क्या अपने ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस b और इसको log ऑफ b टू द बेस c। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन हो गया। देखो फिर इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे? सर बेस डायरेक्ट 10 लेके। नहीं तो बेस 10 कैसे लेंगे, यहाँ पे लैम्डा ऑलरेडी आ रहा है ना। सर ने मतलब लैम्डा अज्यूम नहीं किया था मैंने। देखो हम लोग तो यहाँ पे इसको लैम्डा अज्यूम किए ना, ऐसा तो है नहीं कि इसको मैं 10 अज्यूम कर लूंगा। ठीक है, खैर मतलब थोड़ा सा तुम्हारे प्रोसीजर में मिस्टेक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पर्पस में क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है। समझ में आया सबको? 13 जिसका डाउट था वो क्लियर है? एक बार कमेंट करो जल्दी से। यस सर। चलो फिर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 14 है। अच्छा 14 किसका किसका हुआ, सॉल्व हो गया 14? किसी का सॉल्व हुआ? नहीं सर। ओके चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ 14। देखो pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP आर इन GP। देखो pth
qth and rth term of AP are in what? GP. Then common ratio of the GP will be, देखो ये एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है। तो जैसे मान लो AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस से D है, तो pth टर्म क्या होता है हमारा? A प्लस P माइनस 1 इंटू D। qth टर्म क्या होता? A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। एंड rth टर्म क्या होता? A प्लस R माइनस 1 इंटू D। इतनी बात ठीक है? अब देखो ये लोग किसमें, ये लोग जीपी में। सर इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो पी क्यू आर ये तीनों टर्म्स जीपी में है और हाँ, मतलब वो हाँ, एपी में भी है। नहीं नहीं, ये तीनों टर्म्स मतलब एक एपी होगी, उसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे, उसमें कहीं बीच में एक पीएथ टर्म होगा, फिर एक क्यूएथ टर्म होगा और एक आरथ टर्म होगा। सर ऐसा पॉसिबल है कैसे? हाँ, क्यों नहीं पॉसिबल है? अब जैसे मान लो कि मैं एक सिंपल सा तुमको एग्जांपल देता हूँ। एक एपी ले लो, 2 4 6 8 10 12 16 सॉरी 14 16 18। तो तुम देखो जैसे ये जीपी में है कि नहीं है? हाँ सर। 4 8 एंड 16। तो वैसे ही टाइप का। तो मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, एथ टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे पी क्यू और आर अपना काम कर रहा है। समझ में आया? तो ऐसा नहीं बोला गया कि टीपी टी क्यू टी आर ये लोग खुद एपी में है। टीपी टी क्यू टी आर जो है वो किसी एपी का पार्ट है, कोई पोजीशन वाले टर्म्स है, लेकिन ये लोग तीनों आपस में किसमें है? जीपी में। ओके फाइन। सो अपने ऐसा लिख सकते हैं कि टी क्यू अपॉन टी पी इज इक्वल टू टी आर अपॉन टी क्यू, क्योंकि जीपी में भाई है। अब टी क्यू को क्या लिखूंगा मैं? ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी होल अपॉन ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। फिर टी आर को ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी होल अपॉन ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने दोनों साइड -1 कर दिया। तो देखो -1 करने से जब तुम एलसीएम लेते तो क्या बनता? देखो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी होल अपॉन a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इधर a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी होल अपॉन a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो देखो बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे होते। पहले a और a कैंसिल हो रहा होता, इधर भी a और a कैंसिल हो रहा होता। फिर तुम देखो d हर जगह से कैंसिल हो जाता। ठीक है, अच्छा इधर -1 और इधर -1 कैंसिल होता, इधर -1 और इधर -1 कैंसिल होता। तो हमारा बचता क्या? हमारे हाथ बचता q माइनस पी होल अपॉन a प्लस पी माइनस 1 को टीपी लिख लिया, r माइनस क्यू होल अपॉन
a प्लस क्यू माइनस वन को टी क्यू लिख लिया। अब इस टी क्यू को उधर लेके चले गए और क्यू माइनस पी को इधर लेके चले गए, तो टी क्यू अपॉन टी पी दैट इज आर माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी। अब देखो ये तीन टर्म्स तो जीपी में है ना, खुद आपस में जीपी में ये तीन टर्म्स, जिसका कॉमन रेशियो मान लो आर नॉट होता, तो हम लोग आर नॉट को टी क्यू अपॉन टी पी भी बोल सकते थे। कैन वी से आर नॉट एस टी क्यू अपॉन टी पी? यस सर। मतलब ये वाली चीज क्या है, दैट इज द कॉमन रेशियो ऑफ दैट जीपी जो हम लोग को चाहिए, आर माइनस क्यू होल अपॉन क्यू माइनस पी। ठीक है, या फिर ऊपर और नीचे माइनस से माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, क्यू माइनस आर होल अपॉन पी माइनस क्यू। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। समझ में आया? यस सर। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है दैट इज सेम एज 14th। ठीक है, एक बार पढ़ो, तुमको समझ में आ जाएगा। तो सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि वो भी जीपी में रहेंगे। ठीक है, सो 15 को तुम लोग खुद ट्राई करोगे। 15 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 19 है। 15 के बाद 19। देखो 19th में क्या है कि एक जीपी है। कौन सी जीपी है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ऐसे 10 टर्म्स तक की जीपी है। इसका सम जो है वो 18 दिया हुआ है। इसका सम क्या दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। तो इसके सम को कैसे लिखूंगा? फर्स्ट सम इज ए आर, कॉमन रेशियो इज आर रेज टू 10 माइनस 1 होल अपॉन आर माइनस 1। सॉरी 18 है और 10, दिस इज 18, so this is equation 1। अच्छा, इस जीपी के सारे टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दिया तो एक नई जीपी बनी, जीपी 2 1 बाय ए आर, 1 बाय ए आर स्क्वायर, ऐसे भी 10 टर्म्स हैं। अब इसका जो सम है वो 6 दिया हुआ है। इसका सम मैं कैसे लिखूंगा? इसका फर्स्ट सम तो 1 बाय ए आर है, इसका कॉमन रेशियो 1 बाय आर होता, रेज टू 10 माइनस 1 होल अपॉन 1 बाय आर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है भाई? 6 है। तो अगर अपने टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो यू नो व्हाट, आई विल गेट 1 बाय ए आर रेज टू 10 आर रेज टू 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू 6। ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन फिर से लिख लेता हूं मैं यहां से, ए आर आर रेज टू 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू 18। ये फर्स्ट इक्वेशन था। अब देखो बुद्धिमानी क्या किस में होगी, क्या करने में? सॉरी ये फर्स्ट है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने में बुद्धिमानी होगी, ताकि आर रेज टू 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 कैंसिल हो जाए। तो आई विल डू व्हाट, फर्स्ट अपॉन सेकंड।
तो देखो ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जाती है। सो ए आर और इधर ए आर रेस टू 10 इज इक्वल टू 3 बन जाता। मतलब ए स्क्वायर आर रेस टू 11 इज इक्वल टू 3 बन जाता। ठीक है, अब हम लोग को क्या पूछा गया? प्रोडक्ट ऑफ दीज 10 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ ए आर इंटू ए आर स्क्वायर टिल ए आर रेस टू 10, इस चीज का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये सब मल्टीप्लाई होंगे तो ए का पावर तो क्या आएगा? 10 आ जाएगा। आर का पावर क्या आएगा? 1 + 2 + 3 टिल 10 आ जाएगा। तो 1 + 2 टिल 10, ये n इंटू n + 1/2, ये तो सिखाया है तुम लोग को, 55। So it means a raised to 10, r raised to 55। अब देखो, हाँ सर बोलो। एक बार ही डिवाइड करने के बाद का एक बार बता दो मुझे। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब जब फर्स्ट अपॉन सेकंड करता मैं तो ये और ये तो कैंसिल हो जाता। हाँ सर। फिर यहाँ पे न्यूमरेटर में ए आ रहा है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए आर रेस टू 10 है, तो ये ऊपर चला जाता। तो ए आर इंटू ए आर रेस टू 10 is equal to 18/6, which is 3। So ये क्या बन गया? a square r raised to 11 yes, is equal to 3। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट समझ में आया तुमको? हाँ सर, प्रोडक्ट। ओके, तो a raised to 10 इंटू r raised to 55 बन गया। तो उसको हम लोग a square इंटू r raised to 11 whole raised to 5 लिख सकते हैं। And we know the value of a square into r raised to 11, 3 whole raised to 5। 3 raised to 5 कितना होता है बताओ जल्दी से? 43। ये आंसर आ गया। हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात। अब 19 के बाद चलो 21 से 30 में एक बार देख लो। सर एक बार वो 19 का आंसर बता दो। क्या? 19 का आंसर दिखा दो ना सर। 243। ओके। क्वेश्चन नंबर 21। सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना, लास्ट स्टेप देखना। तुम लोग ने उसमें डाउट सेशन में कौन सा टॉपिक किया? सर अभी जो टेस्ट था उसका डिस्कस। कौन सा टेस्ट? सर अभी जो, हाँ सर वो वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 21, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 0.2 to the power log to the base √5 1/4 plus 1/8 plus 1/16 and dot dot dot। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाली जो चीज है वो इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी है, इसका सम क्या होगा?
a होल अपॉन 1 माइनस r, मतलब इसका सम एक तरीके से 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया? 0.2। अच्छा, 0.2 को कोई बच्चा क्या ऐसा लिख सकता है क्या? 5⁻⁻1। फिर log ऑफ √5 है, तो √5 को तुम 5⁻1/2 लिख सकते थे और इसको यहाँ पे ले आते डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में आता तो ये एक तरीके से 5⁻⁻2 यह हाफ बन जाता, और फिर लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से ये -2 इधर चला जाता, तो ये क्या बन जाता? 5 log to the base 5 हाफ टू द पावर -2। अब देखो ये और ये बेस सेम है, तो ये वाली जो वैल्यू है वही हमारी आंसर होगी, मतलब हाफ टू द पावर -2, मतलब 2 to the power 2 विच इज 4। समझ में आई बात? तो इसमें लॉग और एजी, सॉरी लॉग और क्या कहते हैं जीपी, दोनों के कंसेप्ट यूज हुए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22। 22 में भी देखो log ऑफ x टू द बेस 2 है। रूट x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x का पावर 1/2। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डॉट 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 इज इक्वल टू 4। तो देखो ये 1/2 इधर आ गया, ये 1/4 इधर आ गया, तो log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस 1/2 log ऑफ x to the base 2 plus 1/4 log of x to the base 2 and so on, that is equal to 4. So log of x to the base 2 1 plus half plus 1/4 and dot 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 is equal to 4. ठीक है, अब इस सम की वैल्यू, ये तो एक इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी है, तो इस सम की वैल्यू क्या आएगी? a होल अपॉन 1 माइनस r, मतलब 2 हो गया एक तरीके से। तो log ऑफ x टू द बेस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 1 जा 2 जा, तो log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2⁻², 4 आ गया। समझ में आया? 20 सेकेंड। यस सर। ओके। 23rd है, if each term of an infinite GP is twice the sum of terms following it। अब देखो, मतलब जैसे कि एक इनफाइनाइट जीपी है, उसका क्या मतलब है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो जैसे मान लो कहीं n टर्म है, उसके बाद n+1 टर्म है, उसके बाद n+2 टर्म है एंड सो ऑन। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ nth टर्म according to the question is twice the sum of terms following it। following it मतलब infinite number of terms तक चला गया। ऐसा कहा जा सकता है according to the question। अच्छा, nth टर्म को क्या लिख सकते हैं? ar⁻n-1। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ar⁻n plus ar⁻n+1 plus ar⁻n+2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो क्या होता कि a हर जगह से कैंसिल हो जाता। अब देखो,
अगर मैं r⁻n-1 से पूरा डिवाइड करता तो इधर तो 1 आता, इधर 2 आता, इधर आता r प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब एंड सो ऑन। अब ये तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a विच इज r होल अपॉन 1 माइनस r। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया, यहाँ से आ गया 1 माइनस r इज इक्वल टू 2r। तो r विल बी व्हाट, 1/3। समझा? यस सर, थैंक यू। ओके, 23rd के बाद जल्दी से 24th देख लो। देखो एक सीरीज है 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। तो s किसको डिनोट किया है, कि सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को s डिनोट किया गया है। मतलब s जो है 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 डॉट 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 डॉट। तो इस सम को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, a अपॉन 1 माइनस हाफ लगाना पड़ेगा। तो 1 अपॉन 1 माइनस हाफ विच इज 2। मतलब s की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है। अच्छा Sn क्या बोला गया है, Sn बोला गया है इसी सीरीज का n टर्म्स तक का सम। ठीक है, Sn क्या बोला गया है, 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 टिल n टर्म्स तक का सम। n उसके बाद बोला इसने कि s माइनस Sn इज लेस देन 1/1000। अब देखो s क्या था हमारा, s तो 2 आ गया था, Sn नहीं पता, इज लेस देन 1/1000। Sn क्या हो गया, इसको इधर लेके चले गए, इसको इधर लेके चले गए, इज ग्रेटर देन 1999/1000। ठीक है। अच्छा Sn का क्या मतलब होता है वैसे तो, बाय द वे Sn का मतलब होता a कॉमन रेशियो 1/2 रेज टू n माइनस 1 होल अपॉन r माइनस 1। This should be greater than 1999/1000। ठीक है, तो अब ऐसे लिख लो 1 माइनस 1/2 रेज टू n। और ये जो है इस माइनस को नीचे लिख लिया, हाफ इज ग्रेटर देन 1999 होल अपॉन 1000। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो 1 माइनस 1/2 रेज टू n इज ग्रेटर देन 1999/2000। अब मतलब तुम कैलकुलेशन कर लोगे, ये वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है। अब इसको इधर ले आ दो, इसको उधर लेके चले जाओ, तो 1/2000 1/2 रेज टू n। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 रेज टू n इज ग्रेटर देन 2000। अब तुमको n की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगेगा। देखो हम लोग को कहाँ तक पता है, हम लोग को ये पता है कि 2 रेज टू 10 कितना होता है। बताओ भाई 2 रेज टू 10 कितना होता है, 1024 होता है। तो 2 रेज टू 11 कितना होगा, 2048। इसका मतलब n इज इक्वल टू 11 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर उसके बाद n की और सारी बड़ी वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे।
सो हम लोग से क्या पूछा गया है, n की लीस्ट वैल्यू. So n least will be what? 11. The least value of n is 11. Understood? भाई जिसका डाउट था समझ में आया? यस सर. उसके बाद कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो है x is equal to 1 plus a square till infinite number of terms, and y is equal to 1 plus b square till infinite number of terms. अच्छा, इसने क्या बोला कि a और b प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? मतलब वैसे टाइप के फ्रैक्शन 2/3, 3/5, मतलब जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो. मतलब एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि ये जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 वाला है. मतलब डिक्रीजिंग जीपी के बारे में बोला जा रहा है और कुछ नहीं. इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी. तो x की वैल्यू क्या हो गई? a/1 माइनस r. तो 1/1 माइनस है. y की वैल्यू क्या हो गई? 1/1 माइनस b.